हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 5 में। ये किसका जिक्र करता है? ये करता है संघ के बारे में, द यूनियन। और इसमें जो आर्टिकल हैं वो हैं 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से 151 के बीच। और ये क्या है? ये सबसे बड़ा हमारे जो संविधान है उसका सबसे बड़ा भाग है। संविधान का सबसे बड़ा भाग। इसमें जो आर्टिकल 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि जो है हमारे जो भारत है उसका एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 किसके बात करता है? अनुच्छेद 53 बात करता है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। तो बात करता है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के। कार्यपालिका शक्ति। अब बात करेंगे जो राष्ट्रपति के लिए जो उसके लिए क्या क्या जो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी योग्यता होनी चाहिए, क्या 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 उसके बारे में। तो जो राष्ट्रपति है सबसे पहले तो जो उसकी न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष की हो। न्यूनतम आयु कितनी हो? न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। 35 वर्ष हो। और क्या हो? वह जो है जो भी राष्ट्रपति निर्वाचन योग्यता रखता है वो सबसे पहले लोकसभा का सदस्य होने की, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्या हो? वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और क्या हो? वो किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। जो ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, केंद्र या राज्य में मंत्री जो पद हैं इनको है वो जो है ये पद है को लाभ के पद के दायरे में नहीं आते। क्या लिखेंगे? नोट करके लिखेंगे इनको। नोट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा केंद्र में हो या राज्य में हो, केंद्र या राज्य का मंत्री, लाभ के पद के दायरे में नहीं आता। लाभ के पद के दायरे में नहीं आता। अब बात कीजिए इसको जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें कौन कौन भाग ले सकता है। उसमें जो भाग लेंगे वो जो उनका जो निर्वाचन मंडल होगा उसमें जो इलेक्टेड एमपी यानी निर्वाचित एमपी भाग ले सकते हैं, जो चाहे वो राज्यसभा से हों चाहे वो लोकसभा से हों। इनमें जो मनोनीत होंगे वो इसमें जो
चुनाव में के दौरान भाग नहीं ले सकते। फिर वो भाग लेंगे इलेक्टेड एमएलए, निर्वाचित राज्य विधानसभा के सदस्य, ये इसके निर्वाचन मंडल के रूप में भाग ले सकते हैं। क्या होता है, क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, वो लेगा निर्वाचन मंडल जो होगा, निर्वाचक मंडल कौन कौन होंगे उसमें होंगे इलेक्टेड एमपी यानी निर्वाचित एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एमपी कह सकते हैं, निर्वाचित एमपी, या वो राज्य से लोकसभा से हैं या फिर वो राज्यसभा से हैं। इसमें जो एमपी जो मनोनीत एमपी हैं वो भाग नहीं लेंगे, मनोनीत एमपी, इसलिए इसमें निर्वाचन मंडल के रूप में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जो ये मनोनीत एमपी हैं जो उस समय जो राष्ट्रपति पर महाभियोग आता है उस समय ये भाग लेते हैं। बात करेंगे क्या और कौन भाग लेगा, इलेक्टेड एमएलए यानी निर्वाचित राज्य विधानसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, ये इसके उस चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन क्या है, जो 70वां एक संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा जो है जो दिल्ली जो हमारे यूटी हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको भी इसमें निर्वाचन मंडल के रूप में चुनाव राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। नोट करके लिखेंगे, इसको नोट कर लें। 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य को भी शामिल किया गया था, शामिल किया गया। जो इसका जो मैनर ऑफ इलेक्शन होगा, जो निर्वाचन का तरीका वो कैसा होगा, वो होगा इनडायरेक्ट और गुप्त मतदान। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव और गुप्त होगा। इसकी जो पद्धति कौन सी होती है, एकल संक्रमणीय जो वोट की वैल्यू होती है वो किस प्रकार निर्धारित की जाती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वैल्यू के हिसाब से जो वोट की वैल्यू होती है। क्या लिखेंगे, मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा होता है, निर्वाचन का तरीका कैसा होता है, मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा होता है इसका, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव, और क्या इसलिए गुप्त मतदान द्वारा, गुप्त मतदान। इसमें क्या है, जो कोई भी जो कैंडिडेट है वो इसमें किसी को भी वोट दे सकता है। और कौन सी पद्धति इसमें यूज की जाती है, वो होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति,
एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें क्या होता है, जो वोट की वैल्यू है वो निर्धारित की जाती है। इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या होती है इसमें है जो वोट की वैल्यू है वो तय की जाती है। वोट की वैल्यू। अब जो इसके जो चुनाव लड़ने की जो योग्यता है उसके लिए जमानत राशि है वो 15,000 है। और जो इसके प्रस्तावक के रूप में 50 इनके प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए जो उस पर साइन करेंगे। ये जो है दोनों निर्वाचन मंडल में ऐसा है वो दोनों में होगा, ये दोनों अलग अलग होंगे। 50 ही राज्यसभा से होने चाहिए प्रस्तावक और 50 ही प्रस्तावक विधानसभा से होने चाहिए। MP और MLA अलग अलग होने चाहिए प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में। क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने योग्यता। वो क्या है, सबसे पहले उसकी उम्र जो है 35 वर्ष। और क्या है, इसकी जो जमानत राशि है वो कितनी होती है, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने होते हैं राशि। और क्या है, जो इनके जो प्रस्तावक हैं, प्रस्तावक कितने होने चाहिए, 50। और अनुमोदक के रूप में भी 50 होने चाहिए। और ये दोनों अलग अलग, राज्यसभा से अलग और विधानसभा से अलग, दोनों निर्वाचन मंडलों से अलग अलग होने चाहिए। अनुमोदक 50 के साइन होने चाहिए। ये क्या होते हैं, ये दोनों निर्वाचन मंडल में होगा। MLA और MP के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग होंगे। अब बात करेंगे इसमें जो क्या होती है, जो वोट की वैल्यू द्वारा, वोट की वैल्यू MP और MLA की वहाँ की जनसंख्या के आधार, जो 1971 है उसके आधार पर वहाँ की जो वोट, एक MLA की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। उसी प्रकार होता है इसका अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगी, वो करेगी सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये किस आर्टिकल में लिखा है, ये लिखा है आर्टिकल 71 में। आर्टिकल 71 में जो इस बार जो राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए ना, उस समय जो पीठासीन अधिकारी कौन थे, वो थे PC मोदी। उनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का वो कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगर ये राष्ट्रपति अगर किसी को इस्तीफा देना, इस्तीफा किसको देते हैं अपना, वो देते हैं राष्ट्रपति को। और ये जो राष्ट्रपति है ये इसकी सूचना सर्वप्रथम किसको देगा, वो लोकसभा स्पीकर को देगा। जो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जी
इस्तीफा दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा स्पीकर को देता है। राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस्तीफा। और जो उपराष्ट्रपति है, इस इस्तीफे की जानकारी सबसे पहले वो लोकसभा स्पीकर को देगा। ये इसकी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा स्पीकर को देगा। स्पीकर को देगा। अब बात करेंगे महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के बारे में, जो आर्टिकल 61 में, जो इसको हटाने का, ये शब्द जो है ये केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये इसका जो महाभियोग का अधिकार क्या है, वो एकमात्र अधिकार है संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर। और इसको जो हटाने के वो है, महाभियोग में भाग लेंगे कौन कौन लेंगे? संसद के सभी MP, वो चाहे इलेक्टेड MP हों या नॉमिनेट MP हों, वो इसमें भाग लेंगे महाभियोग के समय। महाभियोग बोले तो इम्पीचमेंट, ये हमने जो प्रणाली है कहाँ से लिए? ये लिए हमने USA से। इम्पीचमेंट ये किस में जिक्र है इसका? आर्टिकल 61 में। ये शब्द का जो प्रयोग है केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का शब्द प्रयोग हुआ है। केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग हुआ है। इसका जो आधार क्या है महाभियोग लाने का? वो इसका एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर। आधार क्या है इसका? वो एकमात्र आधार है एकमात्र क्या है? संविधान का अतिक्रमण क्या कह सकते हैं? उल्लंघन करने पर। इसके हटाने में कौन कौन भाग लेंगे? हटाने में भाग लेंगे बोलेंगे संसद के सभी MP। संसद के सभी MP, या वो इलेक्टेड MP हैं या नॉमिनेटेड हैं? इलेक्टेड MP या नॉमिनेटेड MP। सबसे पहले जो ये प्रस्ताव होगा राज्यसभा, और अगर आप ये प्रस्ताव लाते हैं तो 14 दिन पहले आपको, जो महाभियोग ये प्रस्ताव लाते हैं तो सबसे 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। जो माना कि कहाँ से संपर्क रूप से करते हैं? राज्यसभा, यानी राज्यसभा में ये लाया जाता है। तो क्या होगा? उस सदन के 1/4 MP प्रस्ताव लाएंगे। उस सदन के 1/4 MP क्या है? इस प्रस्ताव को लाएंगे। और क्या हुआ? 14 दिन पहले कि हम प्रस्ताव ला रहे हैं, वे सबसे पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। पहले
राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। और वोटिंग कैसे होगी? वोटिंग है वो जो कुल सदस्य हैं उनका जो है 2/3 उनके पक्ष, 2/3 सदस्यों का उनके पक्ष में होना चाहिए, तभी ये बिल पास होगा। वोटिंग में क्या होता है, लाएंगे 1/4 MP जब वोटिंग होगी उस समय कुल सदस्य का 2/3 कुल सदस्य का 2/3 होना चाहिए जब ये बिल पास माना, तभी उस राष्ट्रपति। इसका जो एग्जाम्पल है, अगर जैसे कि राज्यसभा से लाते हैं, माना राज्यसभा में आता है तो क्या होगा, उसमें कितने सदस्य हैं? 245 कुल। और क्या हुआ, इनमें से जो है 180 ने वोटिंग के लिए आए, वोटिंग के लिए आई। अब क्या होगा, जो 245 है इनका 2/3 कितना होगा, वो होगा लगभग 164 करीब। तो इसमें से जो है अगर 180 में वोटिंग करने के लिए आए, इनमें से अगर 164 उसको यस करते हैं तभी जो है वो प्रस्ताव पास होगा, और तब बोलेंगे कि इन्हें हटा सकते हैं। अगर वो माना राज्यसभा में, अगर वो किस में आता है, अगर वो आता है लोकसभा में, तब क्या हुआ, माना लोकसभा में कितनी सीट हैं, 543। वोटिंग के लिए कितनी आई हैं, वोटिंग के लिए माना 450 MP वोटिंग। और इसका 543 का 2/3 कितना होगा, वो होगा अप्रोक्स 362। अगर इन्हें 450 में से 362 उसको वोटिंग उसके लिए कर देते हैं, तो तभी उसके विपक्ष में कर देते हैं हटाने के लिए, तो ही ये तभी जाके राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। इसका क्या होता है, इसमें जो वोटिंग है, वोटिंग कुल सदस्य का 2/3 होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और जो सेकंड हाउस, अगर वो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस का कुल का 2/3 से पास हो जाता है, अगर वो पास हो जाता है तो क्या होगा, उस दिन से ही राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे, उस दिन से ही राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे। अगर मान लो कि राष्ट्रपति को 4 साल में हटा दिया जाता है तो क्या होगा, इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन है जो वो उसको 6 महीना के अंदर अनिवार्य रूप से चुनाव करवाना होगा। और ये जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो कितने साल के लिए होंगे, उनका जो है उसी टाइम जो है उनका जो टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष का ही होगा, ना कि जो बचे हुए 6 या 1 साल है उसके लिए, वो अगले 5 वर्ष के लिए होगा। इसको नोट करके लिखेंगे, नोट, अगर मान लो राष्ट्रपति को 4 साल के अंदर ही पद से हटा दिया
अगर 4 साल के अंदर ही हटा दिया है तो इलेक्शन क्या है, इलेक्शन वो 6 महीने के अंदर अनिवार्य रूप से करवाने होंगे। इलेक्शन वो 6 माह के अंदर अनिवार्य रूप से चुनाव होंगे। और उनका जो कार्यकाल है वो कितनी, जो नए इसके बाद जो नए बनेंगे उनका जो कार्यकाल है वो कितना होगा, वो 1 साल ना होकर के वो अगले 5 साल के लिए होंगे, ना कि 6 साल के, शेष जो समय बचा है उसके लिए। कितने समय के लिए होंगे, वो होंगे अगले 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, ना कि बोलेंगे शेष समय के लिए, जो एक साल बचा हुआ है, 6 महीना बचा हुआ है, उसके लिए नहीं होंगे, उनका जो शेष समय के लिए। अब बात करेंगे जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, अपॉइंटमेंट की नियुक्ति जो होती हैं शक्तियाँ, वो किस किस को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ किसने, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति की, वो किस किस को नियुक्त करता है। अपॉइंटमेंट किसकी करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये किस आर्टिकल द्वारा करता है, 75 आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 द्वारा। और महान्यायवादी की नियुक्ति, न्यायवादी की नियुक्ति ये किस आर्टिकल द्वारा करते हैं, आर्टिकल 76 द्वारा। अब है CAG का नियुक्ति, CAG की नियुक्ति वो करते हैं अनुच्छेद 148 द्वारा। अब है सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति है वो आर्टिकल 124 द्वारा होती है, और जो हाई कोर्ट है उसकी होती है आर्टिकल 270 द्वारा। और बात करेंगे अगला है वो है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति किस अनुच्छेद द्वारा होती है, 155। अब है UPSC के अध्यक्ष है और जो उसके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति। UPSC अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है, आर्टिकल 315। चुनाव आयोग के सदस्य, चुनाव आयोग जो आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 324 के अनुसार। अब बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जो अध्यक्ष हैं इनकी जो सदस्य हैं या उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के 2 सदस्य हैं, वो किसके आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल का आधार पर 338। और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय
अनुसूचित जनजाति आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति हो किसके 338A। अब है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी नियुक्ति होती है 338B के। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी नियुक्ति होती है 338B, अनुच्छेद 338B। अब वित्त आयोग, इसकी नियुक्ति होती है आर्टिकल 280 के आधार पर। जो राष्ट्रपति है वो उस समय जो सत्ता चलता है उसकी क्या कर सकता है, जो सत्रावत करने का काम राष्ट्रपति का होता है, सत्रावसान करने का काम वो भी राष्ट्रपति का होता है, और उसका भंग करने का काम भी राष्ट्रपति को होता है। लेकिन जो स्थगन है उसको कौन करता है, सदन का अध्यक्ष। क्या कर सकता है, सत्रावत, सत्र को स्टार्ट करना, सत्रावसान, सत्र को समाप्त करना, या राज्यसभा में विघटन भंग करना। कौन कर सकता है इसको, वो कर सकता है राष्ट्रपति। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, आर्टिकल 85 के द्वारा। लेकिन जो स्थगन है वो केवल कौन कर सकता है, एडजॉर्नमेंट वो कर सकता है सदन का अध्यक्ष। नोट लिखेंगे, स्थगन कौन कर सकता है, एडजॉर्नमेंट वो कौन करता है, सदन का अध्यक्ष। सदन का अध्यक्ष। जो कोई धन विधेयक की जो अनुमति है वो कौन देता है, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के आधार पर, 109। धन विधेयक को अनुमति देना वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 109 के आधार पर। और जो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, वो भी प्रेसिडेंट ही बुलाता है, आर्टिकल 108। संयुक्त बैठक बुलाना, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, आर्टिकल 108। और कोई विधेयक पर अनुमति देना वो भी सबसे पहले जो कोई विधेयक आता है वो राज्यसभा में आएगा, फिर वो लोकसभा में, उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट के पास आता है, और उसके बाद 4 ऑप्शन होते हैं उस पर। या तो साइन करने के बाद वो एक्ट जो है अधिनियम बन जाए, विधेयक वो एक्ट बन जाएगा, या उसको रिजेक्ट कर सकता है, या उसको पुनर्विचारण रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकता है। और एक जो चौथा ऑप्शन था उसका वो था पॉकेट वीटो। लेकिन अब जो है पॉकेट वीटो को समाप्त कर दिया है, उसको जो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा। विधेयक पर अनुमति देना, क्या होता है, कोई बिल आता है, बिल आने के बाद हो जाएगा लोकसभा से पास होने के बाद हो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा के पास उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, आर्टिकल 111 के पास 4 ऑप्शन होते थे। आर्टिकल 111 का यूज करके उसके पास क्या होते थे, 4 ऑप्शन। तो कौन से थे
4 ऑप्शन क्या थे, या तो उसको साइन कर दे, साइन करने के बाद जो बिल था, जो भी देखता वो एक्ट बन जाएगा, यानी अधिनियम, अगर वो साइन कर देता है, या उसको रिजेक्ट कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, उसको पुनर्विचार, रिकन्सिडरेशन के लिए वापस कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, रिकन्सिडरेशन, या ये पॉकेट वीटो का भी यूज कर सकते थे, लेकिन अब पॉकेट वीटो का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अब पॉकेट वीटो जो, अब इसमें क्या होगा, अब उसको तीन माह के अंदर उस पर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही होगा। अब बात करेंगे इसकी अध्यादेश शक्ति के बारे में। अध्यादेश ऑर्डिनेंसेस, एक किस आर्टिकल 123, इसमें क्या है, अस्थायी कानून, ये राष्ट्रपति को विधायी शक्ति या कानून बनाने की शक्ति देता है अध्यादेश द्वारा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 आर्टिकल 123 के आधार पर। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति बोले तो कानून बनाने की, कानून बनाने की शक्ति। अब बात करेंगे उसके क्षमादान के बारे में, पार्डन के बारे में। किस आर्टिकल में जिक्र है, ये आर्टिकल 72 में इसका जिक्र है क्षमादान का। और जो है सजा की अवधि है उसको कम कर सकता है, सजा को माफ़ भी कर सकता है, मृत्युदंड है उसको भी माफ़ कर सकता है, मार्शल लॉ उसको भी माफ़ कर सकता है। ये सब चीज़ हैं, ये जो जितनी सजाएं इसको केवल प्रेसिडेंट ही माफ़ कर सकता है। जो मार्शल लॉ है उसको राज्यपाल नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, क्षमादान में सजा की अवधि को कम कर सकता है, सजा की अवधि कम, या सजा माफ़ कर सकता है, सजा माफ़, या मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है, मृत्युदंड माफ़ कर सकता है। और क्या है, मार्शल लॉ उसको भी माफ़ कर सकता है, मार्शल लॉ उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन जो राज्यपाल है इस मार्शल लॉ को माफ़ नहीं कर सकता। अब बात करेंगे जो राष्ट्रपति है वो जो है सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत कानून की सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो जरूर नहीं है कि वो इस सलाह को माने। क्या है, राष्ट्रपति क्या ले सकता है, ऐसी से कानूनी सलाह परामर्श ले सकता है। ये किस आर्टिकल के आधार पर होता है, आर्टिकल 143। पर ऐसा जरूर नहीं है कि राष्ट्रपति उसकी सलाह को या कानून को माने। और जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति शपथ, और किसके आर्टिकल, इसका जो जिक्र हुआ है आर्टिकल 60 में, कौन दिलाता है शपथ को, वो दिलाता है CJI, मुख्य न्यायाधीश। और वो जो राष्ट्रपति है वो किसकी शपथ लेगा, वो लेगा संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की।
किसकी लेगा? वो लेगा संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा और लोक कल्याण। अब बात करेंगे जो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। वो थे राजेंद्र प्रसाद और वो 2 बार राष्ट्रपति रहे थे 1950 से लेकर 1962 तक। पहले राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कब से कब तक रहे थे? 1950 से 1962 तक, और ये 2 बार रहे थे लगातार। और जो ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनको 1954 में भारत रत्न मिला था। पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनको क्या हुआ था? 1954 में भारत रत्न मिला था। 1954 में भारत रत्न। और ऐसे पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनको कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, कार्यकाल के दौरान मृत्यु कौन थे? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये कब से कब तक रहे थे? 1967 से 1969 तक। और जो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे वो थे डॉक्टर बी वी गिरी, और उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान देने किया था। और ये उपराष्ट्रपति रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे, और कार्यवाहक राष्ट्रपति रहने वाले ये पहले व्यक्ति थे। वो थे डॉक्टर बी वी गिरी। क्या थे? स्वतंत्रता उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति, स्वतंत्रता उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति। और ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और इन्होंने क्या कहा था? ये जो है वो उपराष्ट्रपति रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे, और रहने वाले उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति रहने वाले उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहने वाले पहले व्यक्ति थे। वो थे डॉक्टर बी वी गिरी। अब बात करें एक बात ऐसे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे वो थे संजीव रेड्डी।
एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति। वो कौन थे? वो थे नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ये रहे थे 1977 से 1982 तक। और वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। अब बात करेंगे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। और ये कब से कब तक रही थी? 2007 से 2012 तक। अब बात करेंगे जो इस समय प्रेजेंट में है। इनसे पहले बात करेंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में। वो ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश रहे थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कौन थे? ये एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मुख्य न्यायाधीश रहे थे। मुख्य न्यायाधीश रहे। अब बात करेंगे प्रेजेंट में जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इनको जो है शपथ कब दिलाई गई थी? 25 जुलाई 2022 को। 25 जुलाई 2022 को शपथ। और किसने दिलाई थी शपथ? वो दिलाई थी जस्टिस एन वी रमन्ना ने शपथ दिलाई थी। जस्टिस एन वी रमन्ना ने शपथ दिलाई। और ये देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। क्या है? देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। और देश की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहली कौन थी? वो थी प्रतिभा पाटिल। और ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। जो पहली थी वो थी प्रतिभा पाटिल, जिन्होंने 2007 से 2012 के बीच में भारत के राष्ट्रपति पद पर रही थी। और ये क्या थी? जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी हैं, रह चुकी हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी ये रह चुकी थी।
और इनका जो ये मयूरभंज उड़ीसा से आती हैं। कहाँ से? मयूरभंज उड़ीसा। मयूरभंज उड़ीसा से ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली एकमात्र राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली एकमात्र राष्ट्रपति हैं। और ये इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को। 20 जून 1958 को। और ये किस जनजाति से आती हैं? ये आती हैं संथाल जनजाति से। ये था आज के लेक्चर में राष्ट्रपति जी के उनके बारे में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए MR7 क्लासेस।